नमस्कार साथियों। कल अपन ने हड़प्पा टॉपिक में चर्चा करते हुए हड़प्पा की प्रकृति के बारे में बात की थी। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अपन हड़प्पा सभ्यता के धर्म के बारे में बात करते हैं। कोशिश करेंगे इस चर्चा को थोड़ा जल्दी करने की। सबसे पहला जो इसमें पॉइंट आता है कि हड़प्पा धर्म के अंतर्गत वहाँ पे मातृ देवी की पूजा की जाती है। मातृ देवी की प्रतिमा खूब सारे मिली, जिसको कहा जाता है मदर गॉडेस। वो उनकी मुख्य देवी थी। अब पहचान क्या है उसकी मूर्ति की, जो मदर गॉडेस है या फिर जो मातृ देवी है, उसके कपड़े, जो उसका शरीर है उस पर कम से कम कपड़े रहते हैं, गहने हैं उसमें, और एक हेड ड्रेस है। हेड ड्रेस का मतलब होता है मुकुट। मुकुट है उस प्रतिमा के ऊपर। फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं कि देवियों की पूजा के साथ साथ, मातृ देवी की पूजा के साथ साथ पुरुष देवता की भी पूजा की जाती थी। मेल गॉड्स टू वर वर्शिप, और स्टेटस इंफीरियर। लेकिन उन पुरुष देवताओं का जो स्टेटस था वो इंफीरियर था, यानी उनका इतना अधिक समाज में महत्व नहीं था। मातृ देवी का सबसे अधिक महत्व था समाज के अंदर। फिर इसके बाद एक मोहर मिली है। मोहर पे हमें एक चित्र अंकित मिला है जिसको कहा जाता है प्रोटो शिवा। प्रोटो शिवा का क्या मतलब है? शिव भगवान के पूर्व का रूप। यानी जो प्रोटो शिवा की तस्वीर है इस मोहर के ऊपर, वही आगे चल के शिव भगवान में तब्दील हुई। प्रोटो शिवा का ये मतलब है। यानी जो भी उसमें चित्र बनाया हुआ है किसी व्यक्ति का, उसको इतिहासकारों ने शिव भगवान के पूर्व रूप के साथ आइडेंटिफाई किया है, तो उसको प्रोटो शिवा कहा जाता है। अब उस मोहर की पहचान क्या है? जहाँ पे प्रोटो शिवा बना हुआ है या फिर पूर्ववत शिव भगवान बनाए हुए हैं, उनके तीन फेस हैं, यानी तीन चेहरे उनके बना रखे हैं। थ्री फेस्ड फिगर, तीन चेहरे बना रखे हैं। और वह पशु का देवता प्रतीत होता है, लॉर्ड ऑफ एनिमल। पशु का देवता प्रतीत होता है, और वो योगा टीचर भी प्रतीत होता है, यानी योगा सिखाने वाला विद्वान भी प्रतीत होता है। ही सीम्स टू बी योगा प्रीचर ऑल्सो, योगा भी सिखाया ऐसा प्रतीत होता है इतिहासकारों को। फिर वहाँ पे एक लिंग की तस्वीर भी है, एक लिंग का चित्र भी अंकित कर गए, क्योंकि लिंग की पूजा उससे अपन शिव भगवान के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। तो इन्हीं कारणों से इतिहासकारों ने वो जो चित्र बना रखा था उस मोहर पे, उसको शिव भगवान के साथ, पूर्वव्रत शिव भगवान के साथ आइडेंटिफाई किया। इसके बाद अपन आगे चलते हैं प्रकृति पूजा। नेचर वर्शिप भी हड़प्पा के अंदर विद्यमान रही है, प्रकृति पूजा। अब इसे उदाहरण कौन से? वो लोग पीपल की पूजा किया करते थे, पीपल नामक वृक्ष की पूजा किया करते थे। पानी की भी पूजा किया करते थे, जल की पूजा किया करते थे, आग की पूजा भी करते थे, फायर की पूजा भी किया करते थे, अग्नि की पूजा करते थे। और जो महान स्नानागार मिला है मोहनजोदड़ो में, उसका भी कुछ न कुछ धार्मिक महत्व भी रहा है। ग्रेट बाथ जिसे कहा जाता है, महान स्नानागार जो मोहनजोदड़ो में रहा है, उसका अवश्य धार्मिक महत्व रहा होगा। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये लोग पशु की पूजा भी किया करते थे, एनिमल वर्शिप। पशु में किसकी पूजा करते थे? बैल की पूजा करते थे, बुल, बैल, मिस्टिकल बीस्ट, यानी काल्पनिक पशु की भी पूजा किया करते थे। मिस्टिकल बीस्ट, काल्पनिक पशु में कौन सा? एक यूनिकॉर्न है, और एक सरपेंट है, एक नाग है, उसकी पूजा किया करते थे यूनिकॉर्न। अगर देखते हैं यूनिकॉर्न, अगर अपन को हिंदी में मिल जाता है, यूनिकॉर्न को क्या कहते हैं? यूनिकॉर्न को कहा जाता है एक तंगा वाला, एक गैंडे की आकृति वाला जानवर। यूनिकॉर्न एक सींग का जानवर यूनिकॉर्न कहा जाता है। तो इसकी भी हड़प्पा के अंदर पूजा किया करते थे। फिर इसके बाद फर्टिलिटी कल्ट बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। फर्टिलिटी कल्ट का क्या मतलब है? जो उपजाऊपन है उसकी पूजा किया करते हैं। जैसे जमीन उपजाऊ होती है तो जमीन किसी समाज में महत्वपूर्ण हो सकती है, महिला बच्चे पैदा कर सकती है तो महिला भी किसी समाज में महत्वपूर्ण हो सकती है। तो जो उपजाऊपन है, जो फर्टिलिटी कल्ट है, उसकी भी पूजा किया करते हैं। जैसे अपन उदाहरण देते हैं, फालूस लिंग पूजा किया करते थे हड़प्पा वाले, तो हमें पता लगता है कि उपजाऊपन की वो लोग पूजा करते थे। फिर इसके अलावा एक मोहर में एक व्यक्ति बना हुआ है, उसके सर से, उसके माथे से प्लांट निकल रहा है, उसके माथे से एक पौधा निकल रहा है। तो उससे भी हमें पता लगता है कि इस समाज में उपजाऊपन का अत्यधिक महत्व था। फर्टिलिटी कल्ट जिसे कहते हैं। फिर इसके बाद है वो लोग जादू टोने में भी यकीन रखते थे, मैजिकल कल्ट, जादू टोने में भी यकीन किया करते थे। जैसे में खूब सारे ताबीज मिले हैं, जिससे हमें पता लगता है कि हड़प्पा वासी में अंधविश्वास भी था। एम्यूलेट जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, एम्यूलेट एंड टेलिस्मैन, अनेक प्रकार के ताबीज भी हमें मिले हैं, टोटके भी किया करते थे हड़प्पा वाले। फिर इसके बाद ये है कि हमें धुएं से ओत प्रोत मोहर मिली है।
और कई मूर्तियां भी मिली जो धुएं से ओतप्रोत है। इसका मतलब क्या है कि उन मूर्तियों के पास में जरूरी ऑयल को जलाया गया होगा या आग को जलाया गया होगा, जिसके कारण जो धुआं है उन मोहर में आके चिपक गया होगा। तो उस समय किस चीज का प्रतीत होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूजा सिस्टम। इस समय में पूजा की पद्धति विकसित हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि हमें कई मोहर मिली है जहाँ पे धुएं के प्रमाण उसके साथ हमें मिले हैं, धुआं उस पर चिपका हुआ है। तो उससे पता लगता है कि एक प्रकार की पूजा पद्धति पूरी विकसित उस समय हो चुकी थी। फिर इसके अगला पॉइंट है, जैसे यहाँ पे आते हैं फर्टिलिटी कल्ट, यानी जो पूजाओपन की पूजा किया करते थे फर्टिलिटी कल्ट हड़प्पावासी। एल्टर, जो यज्ञों के अंदर भी पूजा किया करते थे हड़प्पावासी, क्योंकि अग्नि की पूजा होती थी, तो यज्ञ के प्रमाण भी हमें हड़प्पा संस्कृति में मिले हैं। उपजाऊपन की पूजा हो गई, यज्ञ की पूजा हो गई, और जो नाग की पूजा हो गई, इन सब के कारण क्या हुआ, समाज में पूर्ण रूप से पूजा पद्धति का विकास हुआ। चढ़ावा, जिसे कहते हैं चढ़ावा, चढ़ावा पे आधारित पूजा पद्धति का विकास हुआ। मैं किसके बारे में बात करूं, जैसे आज के समय में मंदिर है, मंदिर में जाके फिर पूजा करते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, खूब सारा चढ़ावा चढ़ाते हैं। तो एक प्रकार से ये भी एक आर्थिक गतिविधि बन जाती है। एक बड़े स्केल पे ये चीज होने लग जाए तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आ जाती है। उसी प्रकार से हमें प्रमाण मिलता है कि हड़प्पा में भी पूजा पद्धति पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी थी। और जो पूजा वाले स्थल होते थे वहां पे चढ़ावा भी चढ़ाया जाता था, पूजा भी की जाती थी, अगरबत्ती भी लगाई जाती थी, ऑयल को भी बर्न किया जाता था। तो रिलीजन हेल्प प्रोडक्शन इन सोसाइटी, क्योंकि क्या होगा जब पूजा पद्धति अत्यधिक विशाल होगी या वृहद होगी या बड़ी होगी, जो पूजा पद्धति है, तो कई सारी वस्तुओं का निर्माण भी करना पड़ेगा पूजा के लिए। जैसे फूल हो गया, जैसे अगरबत्ती हो गई, जैसे मूर्तियां हो गई। तो पूजा के लिए अनेक प्रकार की आर्थिक गतिविधियों को भी अंजाम देना पड़ेगा। तो इसमें एक और कौन सा पॉइंट निकल के आता है, रिलीजन हेल्प प्रोडक्शन। तो इसी कारण जो धर्म है उसने समाज में उत्पादन में सहायता प्रदान की। धर्म के कारण समाज में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिला, क्योंकि पूजा पद्धति इस समय में अस्तित्व में आ चुकी थी हड़प्पा संस्कृति में। तो होपफुली ये पॉइंट है आपको समझ आएगा। इसके बाद अगला पॉइंट क्या, मेटेरियलिस्टिक आउटलुक, यानी हड़प्पा वासी उनका जो दृष्टिकोण था वो भौतिकवादी दृष्टिकोण था। इस दुनिया में क्या हो रहा है उनके लिए वह अधिक महत्वपूर्ण था। और जो भी उन्होंने पूजा की, आप डिफरेंस देखो, कई बार क्या होता है कि इंसान पूजा करता है कि मरने के पश्चात उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो, इसलिए पूजा करते हैं कि मरने के पश्चात उसका क्या होगा। लेकिन हड़प्पा में भौतिकवादी दृष्टिकोण को आधार मानते हुए पूजा की गई। यानी जो धर्म था, धर्म में भी यहाँ पे भौतिकवादी दृष्टिकोण हमें देखने को मिलता है। पूजा किस लिए की गई, प्लेट फॉर मेटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट। इसका क्या मतलब है, अपने भौतिकवादी और सुख सुविधाओं में वृद्धि करने के लोगों के द्वारा पूजा की गई। जैसे पूजा इसलिए की गई जो खेती बाड़ी हो रही है उसके अंदर उत्पादन बहुत अच्छा हो, ठीक है, या फिर किसी को कोई नया घर मिल जाए, इस कारण उन्होंने पूजा की। तो अपनी दैनिक दिनचर्या से संबंधित उम्मीदों को कायम रखते हुए हड़प्पा के अंदर पूजा की गई। तो भौतिकवादी दृष्टिकोण हमें देखने को मिलता है यहाँ के धर्म और यहाँ की पूजा पद्धति के अंदर भी। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, डाइवर्स रिलीजियस बिलीफ, यानी विविध प्रकार की धार्मिक विचारधाराएं हमें धर्म यहाँ पे देखने को मिले हड़प्पा में। विविध प्रकार की धार्मिक विचारधाराएं, और इससे हमें पता लगता है कि जो हड़प्पा वासी हैं वो टॉलरेंट थे। टॉलरेंट का मतलब ये, वो लोग धर्मनिरपेक्ष थे। उन्होंने किसी के साथ कोई, ये जो पॉइंट हड़प्पा की प्रकृति में आया वही पॉइंट यहाँ पे रिपीट हो रहा है कि हड़प्पा वासियों ने किसी के साथ भी, किसी वर्ग के साथ, किसी धर्म के साथ, किसी संप्रदाय के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया। हमें प्रतीत होता है कि ये टॉलरेंट लोग थे, यानी धर्मनिरपेक्ष लोग थे हड़प्पा वासी। जैसे में विविध प्रकार की धार्मिक जो है अवधारणाएं देखने को मिलती है हड़प्पा में। कैसे देखने को मिलती है, अपने ये कह दिया, उसके उदाहरण के बारे में लिखते हैं। आंसर में हमेशा एक विश्लेषण के पॉइंट के साथ आपको कुछ उदाहरण देने पड़ते हैं, तभी आंसर कंप्लीट बनता है और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। जैसे यहाँ पे बात की कि विविध प्रकार की धार्मिक अवधारणाएं हड़प्पा में मिली है। अब कैसे मिली है, इसका उदाहरण ये कि कालीबंगा और लोथल, कालीबंगा और लोथल में अग्नि पूजा हुआ करती थी, क्योंकि हमें फायर एल्टर के प्रमाण मिले। आप ध्यान रखना, ये जीएस का भी प्रश्न है। कालीबंगा और लोथल में हमें यज्ञ वेदिकाएं मिली है, इसके आधार पर हम कह सकते हैं जरूर अग्नि की पूजा की जाती है फायर एल्टर। लेकिन यह जो यज्ञ पद्धति है, यह जो अग्नि की पूजा हमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो दूसरे शहर है वहां पे देखने को नहीं मिलती। यानी जो धार्मिक विश्वास है उसमें विविधता बहुत है हड़प्पा के अंदर। तो यही एक शहरी सभ्यता का सबसे बड़ा प्रतीक होता है कि विविध प्रकार के धार्मिक विचारधारा के लोग शहर में निवास करते हैं। तो एक जगह पे फायर एल्टर है, एक जगह पे यज्ञ के आधार पे पूजा होती है, दूसरी जगह पे यज्ञ का नामो निशानी हमें नहीं मिला। फिर इसके अगला एक शब्द होता है शैमनिज्म।
शैमिनिज्म एक बार अपन देख लेते हैं, अगर इसके हिंदी में अपन को मिलता है SHAMINIS। शैमिनिज्म मुश्किल है। शमनवाद, शमन धर्म, जो मिलता जुलता है इसका अर्थ है। शैमनिज्म का मतलब होता है बिलीव इन सोल ऑफ एनिमल, बर्ड एंड प्लांट। शमनवाद का मतलब है शमनवाद। इसका मतलब है कि जो पशु है उसकी आत्मा होती है, पक्षी है उसकी भी आत्मा होती है, और जो प्लांट है, जो पौधे हैं, पेड़ पौधे, उनकी भी आत्मा होती है। तो आत्मा में यकीन करना उसी को शैमनिज्म या शमनवाद कहा जाता है। फिर इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। जो वर्शिप प्लेस हमें मिली है, जो पूजा करने का स्थल हमें मिला है, तो उसका हमें सीधे तौर पे कोई प्रमाण नहीं मिला है। जस्ट अनुमान लगाया गया है कि जो महान स्नानागार है मोहन जोड़, तो जरूर ही उसका धार्मिक महत्व रहा होगा। सीधे तौर पे हमें कोई प्रमाण नहीं मिला, हमें कोई मंदिर नहीं मिले, हमें कोई टेम्पल स्ट्रक्चर नहीं मिला हड़प्पा में जो हम कह सकेंगे ये धार्मिक स्थल है। जो भी स्थल मिला है उसमें कंफ्यूजन है कि वो क्या वाकई वो धार्मिक स्थल है या नहीं है। तो जो भी पूजा के स्थान मिले हैं उसको हमने क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। जैसे जो धार्मिक स्थल संभवतः हमें मिला है, जो महान स्नानागार है, महान स्नाना के बारे में, महान स्नानागार के पास में एक बहुत बड़ा भवन बना हुआ है, लार्जेस्ट स्ट्रक्चर और सम हाई प्रीस्ट, और उस भवन के अंदर एक पुजारी की प्रतिमा हमें मिली है। तो ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि ये भी एक पूजा स्थल रहा होगा। महान स्नानागार के पास में भवन मिला है जिसमें एक पुजारी की हमें मूर्ति मिली है। फिर एक असेंबली हॉल भी मिला है, प्रेयर हॉल, जहाँ पे पूजा की जाती है, असेंबली ऑबलॉन्ग असेंबली हॉल भी हमें मिला है। सिटाडल, सिटाडल क्या होता है, जो हड़प्पा के शहर थे वो दो भाग में डिवाइड थे। एक तो ऊंचाई वाला स्थान था जिसको किलेबद्ध कहा जाता है, परकोटे का क्षेत्र कहा जाता है जिसके चारों तरफ दीवार बनी हुई है। दूसरा निम्न क्षेत्र होता था जिसको लोअर टाउन कहते थे। तो दो भागों में डिवाइड कर रखा है। तो जितनी भी महत्वपूर्ण संस्थाएं या जो भवन मिले हैं वो सारे के सारे परकोटे के क्षेत्र में हमें मिले हैं, किलेबद्ध क्षेत्र में मिले हैं, जो थोड़ा ऊंचाई पे विकसित किया गया था। जो निम्न क्षेत्र था वहां पे आम जनता रहा करते थे, किसान रहा करते थे, जहाँ पे शिल्पकार रहा करते थे, और जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होते थे समाज के वो सभी परकोटे के अंदर रहा करते थे। तो जो असेंबली हॉल है वहाँ पे परकोटे में, उसके अंदर हमें एक पुरुष की मूर्ति भी मिली है। इसके बारे में भी अनुमान लगाया जाता है कि अवश्य ये पूजा स्थल रहा होगा। फिर इसके बाद अपन आगे बात करते हैं बरियल प्रैक्टिसेस के बारे में। बरियल मतलब दफनाने की कौन कौन सी विधि थी, ये भी धर्म के अंतर्गत आएगा। देखो कई प्रकार की दफनाने की विधि, कोई एक प्रकार की दफनाने की विधि हड़प्पा में हमें नहीं मिली। सबसे पहले कंप्लीट बरियल। कंप्लीट बरियल का मतलब है कि पूर्ण रूप से दफना देना, कंप्लीट बरियल, जिसके अंतर्गत क्या होगा कि मरने के पश्चात जो शव है उसको जमीन में दफना देना। जैसे हमें अनेक प्रकार के कब्रें मिली है, और कब्र में खोदने पे हमें पता लगा है कि जो शव है उनको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में दफनाया जाता रहा, उत्तर और दक्षिण डायरेक्शन में दफनाया जाता रहा। उनका जो ओरिएंटेशन था बॉडी का, उत्तर की तरफ सर हो गया, दक्षिण की तरफ पैर हो गया, इसका ध्यान रखा जाता रहा। जैसे हेड नॉर्थ, यानी हेड वॉज प्लेस्ड टुवर्ड्स नॉर्थ, यानी जो सर है वो उत्तर की तरफ रह गया और जो पैर है दक्षिण की तरफ रह गया। इसके अलावा कंप्लीट बरियल के अंतर्गत जो पूर्ण रूप से दफनाया गया, इसके अंतर्गत दूसरा है कॉफिन बरियल, ताबूत। ताबूत के अंदर भी शव को दफनाने के बारे में हमें पता लगा है, और ये ताबूत में दफनाने की विधि मेसोपोटामिया के अंदर भी थी और जो हड़प्पा के अंदर भी हमें मिली है। कॉफिन बरियल के भी हमें यहाँ पे प्रमाण मिले हैं। फिर दूसरा ये डबल बरियल, यानी एक साथ दो शवों को दफनाना, डबल बरियल। तो डबल बरियल के भी हमें प्रमाण मिले लोथल से, जिसके तहत हो सकता है कि एक व्यक्ति को दफनाया गया हो, साथ में उसका एक जानवर को दफनाया गया हो, या फिर दो व्यक्तियों को साथ में दफनाया गया। तो डबल बरियल के भी हमें प्रमाण मिले लोथल में। ये भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि डबल बरियल का प्रमाण कहाँ मिला है, क्वेश्चन आ रखा है कई बार, लोथल में मिला है। फिर इसके बाद है फ्रैक्शनल बरियल। फ्रैक्शनल बरियल का क्या मतलब होता है, आंशिक रूप से दफनाना, यानी पूर्ण रूप से नहीं दफनाया, आंशिक रूप से दफनाया गया है, यानी जो विधि है दफनाने की उसको पूरा नहीं किया गया है। तो फ्रैक्शनल बरियल या आंशिक दफनाने की विधि के अंतर्गत क्या होता है, जैसे जो पारसी लोग हैं भारत में, जो ईरान से आए हुए पारसी लोग हैं, उनके अंदर दफनाने की क्या विधि है, तो मरने के पश्चात वो किसी शव को जमीन में नहीं दफनाते हैं, न ही वो उसको जलाते हैं। वो क्या करते हैं, ओपन ग्राउंड में शव को छोड़ देते हैं। फिर जो पशु पक्षी है, गिद्ध है, वो आके उस शव को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। तो एक नेचुरल तरीका है ये शवों को उसके अंजाम तक पहुंचाने का।
तो यह जो विधि है फ्रैक्शनल बरियल के अंतर्गत आती है, आंशिक दफनाने की विधि के अंतर्गत आती है। और इस प्रकार की विधि हमें हड़प्पा में देखने को मिली है। कहाँ पे देखने को मिली है? इंपॉर्टेंट है, भवालपुर सिंध। सिंध जो पंजाब में क्षेत्र है, उसके भवालपुर क्षेत्र में हमें एक नई विधि मिली है दफनाने की, जिसके तहत वो जमीन पे ओपन छोड़ दिया करते थे, फारसी स्टाइल जिसे कहा जाता है। फिर इसके बाद पोस्ट क्रिमेशन। पोस्ट क्रिमेशन का मतलब ये है कि मरने के पश्चात उसको जला देना। तो जलाने की विधि के बारे में भी हमें पता लगा, शवों को जलाया भी जाता था। और फिर जो राख होती थी जलने के पश्चात, उसको पॉट में रख के, उसको किसी मटके में रख के, किसी बर्तन में रख के फिर उसको दफनाया जाता है। पहले शव को जला दिया गया, फिर उसकी राख को, थोड़ी राख को इकट्ठा करके एक मटके में रख के फिर उसको मटके को दफनाया जाता था राख के साथ। तो पोस्ट क्रिमेशन की विधि है, उसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। और यह इसके प्रमाण हमें कहाँ मिले? पोस्ट क्रिमेशन के इसके मिले सूरकोटड़ा। सूरकोटड़ा नामक जगह पे हमें इसके प्रमाण मिले हैं। तो देखो कितने प्रकार के दफनाने की विधि हमें हड़प्पा में देखने को मिली है। कंप्लीट बरियल, पूर्ण रूप से जो दफनाया जाता था, फ्रैक्शनल बरियल, आंशिक बरियल जो आंशिक रूप से दफनाया जाता था, पोस्ट क्रिमेशन बरियल के बारे में हमें जानकारी मिली है। 3 बरियल के बारे में अपन यहाँ पे बात करें। पोस्ट क्रिमेशन का मतलब सिंपल बॉडी को जलाना ही है। फिर इसके बाद क्या है? दफनाने के साथ साथ जो जीवन में महत्वपूर्ण वस्तुएं होती है वह भी शव के साथ रखी गई। तो इससे हमें पता लगता है कि उनके विचार में मरने के पश्चात भी एक जीवन है, और उस जीवन के लिए महत्वपूर्ण वस्तुओं की आवश्यकता पड़ सकती है, जैसे मटका हो गया, जैसे शीशा हो गया, जैसे कंगा हो गया। इस तरह के आइटम है शव के पास हमें देखने को मिले हैं। इससे हमें क्या पता लगता है? मरणोपरांत जीवन में उन लोगों का यकीन था। और यह जो दफनाने की विधि है, जिसके तहत शव के पास कोई ना कोई आइटम रखा जाता है महत्वपूर्ण, जो दैनिक दिनचर्या में काम आता है, यह बहुत पहले से भारत में विद्यमान रहा है। हड़प्पा से बहुत पहले से इस प्रकार की दफनाने की विधि हमें मिलती रही है। बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि मरने के पश्चात जो आपके रिश्तेदार है, जिनकी मृत्यु हुई है, उनको किसी न किसी चीज की आवश्यकता पड़ेगी उस दुनिया में, दूसरी दुनिया में। इसलिए उनके पास में गिलास हो गई या कंगन हो गए, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, उसको साथ में रखा गया शव के पास में। फिर दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। इसमें लिखा गया है कि जो दफनाने का क्षेत्र था, जो कब्रगाह थी, कब्रगाह शहर से दूर थी, अवे फ्रॉम सेटलमेंट, यानी शहर से दूर बसाए गए जो कब्रगाह थे। क्यों दूर बसाए गए? क्योंकि उन्होंने सैनिटेशन का ध्यान रखा, उन्होंने साफ सफाई का ध्यान रखा। अगर शवों को दफनाना है तो अपने घर के अंदर ही थोड़ा ना दफनाएंगे, या घर के पास में थोड़ा ना दफनाएंगे, दूर, शहर से दूर जाकर उन्होंने शहरों को दफनाया। सैनिटेशन मतलब यह है कि उन्होंने साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा। उनमें सिविक सेंस था, सिविक सेंस। सिविक सेंस देख लेते हैं अगर पता लगेगा। सिविक सेंस मीनिंग इन हिंदी नागरिक का भाव था, यानी वो एक नागरिक की तरह बिहेव करने लगे थे हड़प्पा वासी। सिविक सेंस उसमें था, सैनिटेशन का, साफ सफाई का मैंने पूर्ण ध्यान रखा, तभी जो कब्र गया वो शहर से दूर बसाए गए। फिर एक बहुत अच्छा पॉइंट है यहाँ पे कि जैसे इजिप्ट में क्या हुआ, मरने के पश्चात किसी राजा को बड़े बड़े पिरामिड में दफनाया गया। खूब सारे धन दौलत हीरे जवाहरात उस पिरामिड में रखे गए, राजा की विलासिता के लिए, राजा की सुविधा के लिए, मरनों पर। लेकिन इस प्रकार की अवधारणा हड़प्पा में नहीं रही, क्योंकि हड़प्पा वाले किस में यकीन रखते थे? हड़प्पा वाले यकीन रखते थे यूटिलिटेरियन, यानी उपभोगितावादी दृष्टिकोण में उनका यकीन था। जिस चीज की आवश्यकता है उसी पे पैसा खर्च किया जाए, उसी पे संसाधन खर्च किया जाए, फिजूल खर्ची नहीं की जाए। जिस चीज की आवश्यकता ही नहीं है तो उस पर पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। जैसे बड़े बड़े भवन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, जब छोटे भवन में काम हो सकता है। तो उनका उपभोक्तावादी दृष्टिकोण था, जिसके तहत उन्होंने इजिप्ट की तरह बड़े बड़े पिरामिड नहीं बनाए दफनाने के लिए, एक साधारण पद्धति के तहत अपने शवों को दफनाए, चाहे वो कितना ही महत्वपूर्ण व्यक्ति क्यों न रहा हो हड़प्पा के समाज में। और इजिप्ट में कहा जाता है कि उन्होंने खूब सारे संसाधन व्यर्थ किए पिरामिड बनाने के लिए। आप देख सकते हैं उस समय कितना पैसा उन्होंने, धन दौलत लगाया होगा पिरामिड का कंस्ट्रक्शन करने के लिए, केवल राजाओं को दफनाने के लिए। तो संसाधनों का यह वेस्टेज भी है, ये रिसोर्सेज का वेस्टेज भी जो इजिप्ट में किया गया। लेकिन इसके विपरीत हड़प्पा के अंदर उपभोगितावादी दृष्टिकोण था कि संसाधनों को बचा के रखो, जितनी जरूरत है उतना ही खर्च करो। अब जैसे मैंने पहले बात की, जो बरियल डाइवर्सिटी है, बरियल डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? जो दफनाने की विभिन्न विधियां के बारे में हमें जानकारी मिली है, वह किसकी तरफ इशारा कर रही है कि यह एक शहरी सभ्यता थी। क्योंकि शहर में क्या होता है, विभिन्न वर्गों के लोग आसपास के गांव से या दूर दराज के क्षेत्र से आके शहर में रहने लगते हैं,
और शहर में रहने के पश्चात भी जो उनकी धार्मिक विचारधारा होती है उसी को मेंटेन रखते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं करते। और शहर में हमें अलग अलग विचारधारा के लोग, अलग अलग धर्मों वर्गों के लोग उसमें देखने को मिलते हैं। इससे का प्रमाण ये है कि विभिन्न प्रकार की दफनाने की विधि है वो अपने आप में एक प्रकार का शहरी सभ्यता की ओर इशारा कर रहा है। फिर अगला इसमें पॉइंट ये है कि ऐसा कहा जाता है कि जो हड़प्पा की सभ्यता है उस पर वैदिक सभ्यता का भी प्रभाव पड़ा है। तो जो हड़प्पा का समाज है या धर्म है वो वैदिक धर्म है या फिर गैर वैदिक धर्म है, इसके बारे में इतिहासकार की अलग अलग राय है। एक इतिहासकार कहता है कि वैदिक धर्म समाज का अत्यधिक वहाँ पे प्रभाव रहा हड़प्पा के अंदर, और दूसरा जो वर्ग इतिहासकार वो ये कहता है कि जो वैदिक समाज धर्म है इसका कोई प्रभाव नहीं, हड़प्पा वासी बिल्कुल अलग थे वैदिक लोगों से। अब जैसे इतिहासकार क्या कहते हैं, बिसन, चीता, एलिफेंट, राइनो, गेंडा, चीता, हाथी, बिसन को हिंदी में क्या कहते हैं, बिसन, BISN, बिसन मीनिंग में हिंदी। बिसन एक प्रकार का जानवर है, इसके अंदर बिजोन ही लिखा हुआ है, बिसन एक प्रकार का जानवर है। तो यह सारे जानवर है, बिसन हो गया, टाइगर हो गया, एलिफेंट हो गया, राइनोसॉर्स हो गया, तो ये जो वैदिक देवी देवता हैं आगे चल के उनके वाहन के रूप में भी इनका उपयोग किया गया है। जैसे हाथी का उपयोग भी किया गया है, चीते का उपयोग भी किया गया है। जो वैदिक देवी देवता उनके वाहन के रूप में, यानी वैदिक देवी देवता इनके ऊपर बैठे हैं, उनका इसी प्रकार से अंकन पुराणों में और वैदिक टेक्स्ट में किया गया है। तो जिन जानवरों के बारे में हम हड़प्पा में बात करते हैं वह आगे चल के वैदिक समाज के अंदर देवी देवताओं के वाहन भी बने। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो वैदिक और जो हड़प्पा सभ्यता है वो एक ही लोगों के द्वारा बसाई गई है। तो कहने का मतलब ये है कि हड़प्पा और जो वैदिक सभ्यता है दोनों अलग अलग है। हड़प्पा पहले आई है, वैदिक व्यवस्था बाद के अंदर उत्पन्न हुई है। फिर इसके बाद अपन आगे चलते हैं, थोड़ा सा अपन सोसाइटी के बारे में देख लेते हैं। तो सोसाइटी के बारे में देख लेते हैं, समाज के बारे में। सबसे पहला पॉइंट ये है कि मल्टी क्लास सोसाइटी थी, बहुवर्गीय समाज था, क्योंकि खूब सारे दफनाने की विधि मिली है, अनेक प्रकार के घर देखने को मिले हैं, छोटे बड़े अनेक प्रकार की हमें कब्रगाह देखने को मिले हैं। मल्टी क्लास, विभिन्न वर्गों के लोग वहाँ रह रहे थे। मल्टी एथनिक, वो सेम पॉइंट रिपीट हो रहा है, बहुनस्लीय समाज था। धर्मनिरपेक्ष समाज था, सेकुलर, जिसके बारे में अपन बात कर चुके हैं। मेट्रियार्कियल सोसाइटी थी, मेट्रियार्कियल का क्या मतलब है, मातृत्व प्रधान समाज था, मेट्रियार्कल। सर जॉन मार्शल एक इतिहासकार हैं जिन्होंने कहा है कि क्योंकि हड़प्पा के अंदर मातृ देवी की पूजा बहुत अधिक की गई, इसलिए हड़प्पा का समाज अवश्य ही मातृ सत्तात्मक समाज था। तो जॉन मार्शल का ये अनुमान है। फिर इसके और आगे सोसाइटी में बात करें, पीस लविंग पीपल, द सेम पॉइंट रिपीट हो रहा, शांति प्रिय लोग थे, क्योंकि हमें हड़प्पा में खुदाई के दौरान कोई हथियार मिले ही नहीं है, ना के बराबर हमें हथियार मिले, कोई तलवार हमें नहीं मिली, कोई ढाल हमें नहीं मिले। इसका मतलब है कि यह लोग अपना व्यापार किया करते थे, आर्थिक गतिविधियों में लिप्त थे और शांति प्रिय लोग थे। हालांकि इन्होंने जो शहरी क्षेत्र था, जो परकोटे का क्षेत्र था, उसको पूरा किलेबद्ध किया। उन्होंने उसको चारों तरफ दीवार बना के उसको फोर्टिफाई किया, किलेबद्ध किया। हालांकि ये भी प्रूफ करा कि जरूर उनको किसी न किसी से डर था, तभी उन्होंने अपना जो ऊपर का क्षेत्र था जहाँ पर महत्वपूर्ण भवन थे उस पूरे क्षेत्र को किलेबद्ध किया। तो कहीं ना कहीं क्लैश भी रहे होंगे। हम ये नहीं कह सकते कि पूर्ण रूप से शांति हड़प्पा में 1500 साल तक विद्यमान थी, कहीं ना कहीं पे क्लैश या संघर्ष भी रहा होगा, तभी तो उनको आवश्यकता पड़ी जो शहर का जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है उसको चारों तरफ दीवार से एनक्लोज करना। फिर उसके अगला पॉइंट क्या, मटेरियल आउटलुक, भौतिकवादी दृष्टिकोण, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। फिर ड्रेस के बारे में आएगा, समाज के अंदर जो टेराकोटा फिगरिंग मिली है, यानी जो मिट्टी की बनी हुई प्रतिमाएं मिली है, उससे हमें एक आइडिया लग जाता है कि हड़प्पा के समय में किस प्रकार के कपड़े पहना करते थे। अनेक प्रकार के हमें टॉयज भी मिले हैं, खिलौने भी मिले हैं, अनेक प्रकार की मूर्तियां भी हमें मिली है। इन्हीं से हमें आइडिया लगता है कि उस समय के लोग किस प्रकार के कपड़े पहना करते थे। तो जो मैन और वुमेन जो दोनों हैं, पुरुष और महिला है, उनके लंबे बाल हुआ करते थे, दोनों ही, पुरुष भी लंबे बाल रखते थे, महिला भी लंबे बाल रखते थे, दोनों ही गहने पहना करते थे। ऑर्नामेंट्स वर वोन बाय बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, पुरुष और महिला दोनों ही गहने पहना करते थे।
और खासकर महिलाओं के कमर तक वो गहने पहना करती थी, नेकलेस का उपयोग भी करती थी, हार का उपयोग भी करती थी, गले का हार का भी उपयोग करती थी और वेस्ट तक, कमर तक गहने पहना करते थे। फिर इस समय में कॉटन के कोट प्रचलन में थे, यानी कपास के बने हुए कपड़े प्रचलन में थे, यानी कपास के बारे में हड़प्पा वासियों को जानकारी थी। ये सवाल आ रखा है एग्जाम में कि क्या हड़प्पा वासी कपास को जानते थे? हाँ, वो जानते थे, क्योंकि वो कॉटन के क्लोथ्स भी पहनते थे। फिर खाने के बारे में अपन बात करते हैं, तो वो सिंध और पंजाब, वहाँ पे गेहूं और जौ को अधिक उगाया गया। सिंध और पंजाब के क्षेत्र में, राजस्थान में बारले को अधिक उगाया गया। अब ये देख लेते हैं बारले को। बारले को जौ कहते हैं। तो बारले राजस्थान के क्षेत्र में उस समय जौ उगाया जाता रहा, सीमित है। वीट बारले, और राजस्थान में भी बारले जौ को उगाया जाता रहा। फिर गुजरात में चावल उगाए जाते रहे। मिलेट, मिलेट शायद दालों को कहते हैं, मिलेट, MILLET। मिलेट है बाजरा। तो बाजरा भी उत्पन्न किया जाता रहा गुजरात साइड में, हड़प्पा में। तो देखो कितने विभिन्न प्रकार के खाद्यान्न को हड़प्पा में उगाया जाता रहा, यानी इस समय की जो कृषि व्यवस्था थी अत्यधिक उन्नत थी। इसके अलावा हमें खजूर की जानकारी भी मिली है, डेट्स जिनको खजूर कहा जाता है, खजूर के बारे में भी जानकारी मिली हड़प्पा वासी इससे मस्टर्ड है, सरसों, उसका भी उत्पादन किया जाता रहा, मटर का उत्पादन किया जाता रहा, पीस, और मछली के बारे में भी जानते रहे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या वो मछली के बारे में जानते रहे? हाँ, हड़प्पा सभ्यता में हमें मछली के अवशेष भी मिले हैं। फिर इसके बाद एक लास्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। देखो जब शहर उत्पन्न होता है तो शहर में विभिन्न प्रकार के जो वर्ग हैं उसके लोग रहा करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि शहरी सभ्यता का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है कि कुछ लोग अधिक अमीर हो जाते हैं, कुछ लोग अधिक गरीब हो जाते हैं, कुछ लोग प्रशासनिक अधिकारी बन जाते हैं, उच्च पदों पर बैठ जाते हैं, कुछ लोग गरीब किसान के रूप में कार्य करते हैं। समाज अनेक प्रकार के वर्गों में विभक्त हो जाता है, वर्गों में भी ऊंच नीच होती है, उनके बीच में धीरे धीरे भेदभाव होने लगता है और एक जटिल समाज की संरचना होती है। जहाँ पे भी शहर रहा है वहाँ पे भेदभाव होना निश्चित ही है। उसी प्रक्रिया को हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। तो स्ट्रेटिफिकेशन को मैं हिंदी में देख लिया, STRATIFICATIF, स्ट्रेटिफिकेशन मीनिंग इन हिंदी। सामाजिक स्तर विन्यास, यानी जो समाज है कई सारे लेयर्स में बट गया, कई सारे क्रम में बट गया, यानी समाज में भेदभाव आ गया, कुछ लोग अमीर थे, कुछ लोग गरीब थे। अब हमें कैसे उदाहरण देखने को मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जो ड्रेन थे, जो नाले थे, जिसके तहत जो भी गंदगी शहर से बाहर निकाली जाती थी, उनके ऊपर एक ढक्कन लगाया जाता रहा। उन नालियों के ऊपर एक जगह पे ढक्कन लगाया जाता रहा, ताकि जब भी जरूरत पड़े तो उस ढक्कन को खोल के नाली है उसको साफ किया जा सके। और जो मैन होल से ढक्कन है, ये किस चीज का प्रमाण है? सोशल सर्टिफिकेशन का, यानी समाज कई वर्गों में विभक्त हो चुका था, गरीब और अमीर, और शोषित वर्ग भी अवश्य हड़प्पा में रहा होगा। क्योंकि जो ढक्कन खोल के साफ करने का कार्य कौन करेंगे? ये कोई राजा तो करेगा नहीं, कोई प्रशासनिक अधिकारी तो करेगा नहीं। इसके लिए एक निम्न समाज का निम्न स्तरीय वर्ग अवश्य रहा होगा, जिसने उन नालों की साफ सफाई की होगी। तो इतने सारे हमें नाले मिले, मेन होल्स मिले, इसका मतलब ये है कि उससे सफाई करने वाले लोग भी जरूर रहे होंगे, जिनका अवश्य शोषण किया गया होगा। फिर हमें विभिन्न प्रकार की दफनाने की विधियां मिली है, और दफनाने की विधियों में जो सामान रखा गया है, या बरियल गुड्स जिसके बारे में कहा जाता है, यानी दफनाने के साथ साथ जो सामान रखा गया उसमें भी भिन्नता है। कई ऐसी शव मिले हैं जिसके साथ काफी अधिक कीमती वस्तु को रखा गया है, कईयों के साथ केवल मटके को रखा गया है। तो इसका मतलब यह है कि जिस व्यक्ति के शव के साथ कीमती वस्तु को रखा गया है, वह व्यक्ति जरूरी कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति रहा होगा। इसका मतलब क्या है कि समाज में महत्वपूर्ण व्यक्ति भी थे और गैर महत्वपूर्ण व्यक्ति भी थे, अमीर भी थे, गरीब भी थे। सामाजिक स्तर जिनका ऊंचा था वह वर्ग भी था, सामाजिक स्तर जिनका नीचा था वह वर्ग भी था। तो शहरी सभ्यता के तमाम फीचर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। स्टोरेज ग्रेन के भी आधार पे हमें पता लगता है कि समाज विभक्त हो चुका था। बहुत अच्छा पॉइंट है स्टोरेज ग्रेन। स्टोरेज ग्रेन का मतलब क्या है? खाद्यान्न, जहाँ पे खाद्यान्न को रखा जाता रहा, वह गोडाउन, जहाँ पे खाद्यान्न को रखा जाता है, गोडाउन बना रखे हैं जहाँ पे खूब सारा अनाज को स्टोर किया गया। इसका मतलब क्या है कि मजदूरों का वर्ग भी रहा होगा, जिन्होंने उस अनाज को उस भवन के अंदर रखा होगा। जहाँ पे मजदूर का वर्ग है, वो प्रशासनिक अधिकारी का भी वर्ग है। तो ऊंच नीच अवश्य समाज में आ गई होगी। दूसरा प्रमाण है सोशल सर्टिफिकेशन का, सिटेडल। सिटेडल का मतलब यह है जो परकोटे का क्षेत्र था शहर का। शहर दो भाग में विभक्त था, निम्न स्तर और उच्च स्तर। उच्च स्तर परकोटे का क्षेत्र था, जिसमें सभी महत्वपूर्ण भवन बनाए गए, जहाँ पे सभी महत्वपूर्ण व्यक्ति
रहा करते रहे। अभी डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है ना, अंतर देखने को मिल रहा है कि एक तो गरीब आदमी वो शहर के बाहर रहा करता था निम्न क्षेत्र में, और जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे वो ऊंचाई के क्षेत्र में रहा करते थे, परकोटे के क्षेत्र में। फोर्टिफिकेशन, परकोटे का क्षेत्र बनाया गया। इन सभी से पता लग रहा है कि समाज के वर्गों में विभक्त हो चुका था। और फिर खासकर जो हड़प्पा में जो हमें ग्रेनरी मिली है, जहाँ पे अन्न को रखा गया है, उस गोडाउन के पास में हमें छोटे छोटे कमरे मिले हैं, 2 रूम बैरक्स मिले हैं, जहाँ पे अवश्य मजदूर रहा करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि समाज में मजदूर भी थे और अधिकारी भी थे। इसी के साथ अपनी चर्चा यहाँ पे समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।